13 सालों के अनुभव से तैयार किए गए रक्षा क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले टाइम टेस्टेड टेक्निक्स और कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को अब मेजर कलशी क्लासेस लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस, चैप्टर वाइज कंप्लीट ई नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज ऑनलाइन टेस्ट्स, लाइव क्लासेस सेशंस, अप टू डेट नोटिफिकेशंस, मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्स। अगर आप भी रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर करें। विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696220022 या 9696330033। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेजर कलशी ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग बेसिकली डिस्कस करेंगे 10 क्वेश्चंस विद देयर सॉल्यूशन। 10 का दम है। तो पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है लाइट ईयर इज अ मेजरमेंट ऑफ व्हाट। इस तरह से ऑप्शंस दिए रहेंगे आपको। पहला है स्मॉल डिस्टेंसेस, वेरी लार्ज डिस्टेंसेस, टाइम। ईयर देख के हो सकता है आप टाइम लगा दें ऑप्शन में, और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो आंसर सही होगा वेरी लार्ज डिस्टेंसेस। आइए देखते हैं कैसे। तो लाइट ईयर की डेफिनेशन क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 1 ईयर। हिंदी में कहें तो प्रकाश वर्ष वो दूरी होती है जो प्रकाश द्वारा 1 साल में निर्वात में तय की जाती है। अब प्रकाश की स्पीड देखें तो कितनी होती है? लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। ये डाटा याद रखेंगे तो सही है, लेकिन लाइट ईयर का डाटा याद करने की जरूरत नहीं है। आप चाहे तो निकाल सकते हैं, टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। टाइम कितना लेंगे? 1 ईयर, उसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिएगा। नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम आवर एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? 2 टाइप के क्वेश्चंस ही पूछे गए हैं और खूब पूछे गए हैं ये क्वेश्चंस। तो पहले टाइप का समझिए कि जैसे आपसे पूछेंगे पारसेक है, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इन तीनों में से कोई भी एक दे देंगे और पूछेंगे ये क्या मेजर करता है। तो ये तीनों क्या मेजर करते हैं? लार्ज डिस्टेंसेस, लंबी दूरी नापते हैं। लाइक डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लैनेट्स, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। इस तरह की दूरी को कैसे नापते हैं? पारसेक, लाइट ईयर और एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के। अच्छा, एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि इनका ऑर्डर पूछा जाता है कि कौन ज़्यादा होगा, कौन कम, और कौन किस रेंज पे आएगा। तो जैसे अगर पारसेक की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा होता है। तो पारसेक, देन लाइट ईयर, देन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब ये ऑर्डर तो यहाँ याद है, लेकिन आप एग्जाम तक कैसे याद रखेंगे? एक छोटी सी ट्रिक है। वो ट्रिक क्या होगी? देखिए, अगर सबके पहले वर्ड को लीजिए PLA, एक निमोनिक्स टाइप का बन जाएगा PLA। तो PLA से आपको याद रहेगा। PLA वैसे भी आजकल चर्चा में है ना। चाइनीज आर्मी का नाम क्या है? पीपल लिबरेशन आर्मी। आप याद रखिएगा PLA। P फॉर पारसेक, लाइट ईयर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। इस तरह से ऑर्डर आपको याद हो जाएगा। तो आपका एक क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में क्या हो जाए? फिक्स हो जाए। चलिए आगे। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपका है फॉर एन ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है आपको u = 3i कैप + 4j कैप मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन इज गिवन। नाउ दे हैव आस्क्ड यू अबाउट मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड, यानी 10 सेकेंड बाद आपको वेग का क्या बताना है? परिमाण बताना है, मान बताना है। तो ये ऑप्शन दिए हुए हैं। सिंपल तरीके से आप सॉल्व करेंगे ना, जैसे हो सकता है जो ज़्यादातर लोग गलती करते हैं तो आपका आंसर 10 आएगा, जो कि क्या होगा? गलत होगा। फाइनली आप पाएंगे अगर सही तरीके से सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। इस टाइप के क्वेश्चन और इवन ये भी क्वेश्चंस कई बार आपके एग्जाम्स में आ चुके हैं। आइए देखते हैं इसका सोल्यूशन। देखिए, सिंपल इक्वेशन अगर वेक्टोरिकल फॉर्म में लिखे तो v = क्या लिखेंगे? u + at। तो इस v को सबको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। u को लिख दिया आपने, एक्सीलरेशन को लिख दिया, और टाइम कितना है? 10 सेकेंड। 10 से मल्टीप्लाई किया, और फिर यहाँ पे i को i के साथ जोड़ेंगे तो 3 और 4 कितना हो जाएगा? 7। 4 और ये 10 से मल्टीप्लाई भी करना है। 4 + 3 कितना हो जाएगा? 7। ये आपकी वेलोसिटी आ गई। तो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? मैग्नीट्यूड आप निकालते हैं कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देते हैं। तो कोफिशिएंट का स्क्वायर करके जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 मीटर पर सेकेंड। ये आपका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा, और करेक्ट वे है। गलती लोग क्या करते हैं? रॉन्ग एक्सप्लेनेशन क्या होता है? देखिए कहाँ पे गलती होगी। आप करेंगे क्या? u दिया हुआ है आपको 3i कैप + 4j, 3i + 4j। ये तो वेक्टर फॉर्म में दिया है ना। आप u का मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। एक्सीलरेशन का मैग्नीट्यूड आप निकाल लेंगे, आएगा 0.5। फिर लगा देंगे आप v = u + at। यहाँ पे करेंगे 5 + 0.5 × 10, आ जाएगा आपका आंसर 10, जो कि पूरी तरह से क्या होगा? गलत। गलती कहाँ हो रही पता है?
बेसिकली अगर u को देखें आप और एक्सीलरेशन, u और एक्सीलरेशन ना सेम एंगल पे नहीं है। इसका एंगल निकालेंगे तो tan थीटा कितना आएगा, 4/3 आएगा, यहाँ पे एंगल 3/4 आएगा। तो बेसिकली दोनों के एंगल क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो जब तक दोनों एक साथ अलाइंड नहीं होंगे ना, तो उन्हें इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते। तो उनके लिए क्या कर रखना है, हमें कुछ नहीं करना, सिंपल वेक्टर है तो वेक्टर की तरह सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा और सही सही आएगा, जल्दी से आएगा। सही है, चलिए नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका अगर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है तो कई जगह न केवल ये न्यूमेरिकल में यूज होगा, बल्कि इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं, पहले इस क्वेश्चन के बारे में समझते हैं। ए पैसेंजर इन ए मूविंग ट्रेन टॉसेस ए कॉइन अपवर्ड विच फॉल्स बिहाइंड हिम, इट इम्प्लाइज दैट द मोशन ऑफ द ट्रेन इज। पहले क्वेश्चन समझ लीजिए। एक ट्रेन जा रही है, उसमें आप सपोज बैठे हैं, आपने एक कॉइन टॉस किया, तो वो कॉइन कहीं भी गिर सकता है, आपके हाथ में भी गिर सकता है, आपके आगे भी गिर सकता है और आपके पीछे भी गिर सकता है। तो इस वाले क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉइन कहाँ गिरता है, फॉल्स बिहाइंड हिम, उसके पीछे जाके गिरता है। तो पीछे जाके गिरता है तो इसका मतलब ट्रेन की स्पीड के बारे में हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, क्या ट्रेन एक्सीलरेट कर रही है यानी कि त्वरण है, डेसिलरेट कर रही है यानी कि मंदन है, या यूनिफॉर्म मोशन है, या नन ऑफ दीज है। तो कुछ तो समझना पड़ेगा। तो सही आंसर क्या होगा, ट्रेन पीछे की तरफ गिर रहा है ना, तो पीछे की तरफ तब गिरता है जब ट्रेन क्या करता है, एक्सीलरेट करता है। आइए समझते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बेसिकली एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, समझिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मूविंग प्लेटफॉर्म से डिटैच होता है, तो उसे भी वही स्पीड और उसी डायरेक्शन में, उस ऑब्जेक्ट को भी वही स्पीड उसी डायरेक्शन में मिल जाती है। लेकिन एक्सीलरेशन का ट्रांसफर नहीं होता। एक्सीलरेशन ट्रांसफर नहीं होगा, लेकिन स्पीड उसी डायरेक्शन में ट्रांसफर हो जाएगी। ऐसा आप कहाँ देखेंगे, हेलीकॉप्टर वाली प्रॉब्लम में देखेंगे, जहाँ पे मिसाइल्स छोड़ी जाती हैं। तो हेलीकॉप्टर से भी छोड़ी जाती हैं मिसाइल्स, और किससे छोड़ी जाती हैं, फाइटर एयरक्राफ्ट होते हैं। तो मिसाइल्स को भी वही स्पीड मिल जाती है जिस स्पीड से हेलीकॉप्टर या फाइटर एयरक्राफ्ट मूव कर रहा होता है। या कोई राइजिंग एयर बलून है, वहाँ से कोई ऑब्जेक्ट छूटेगा तो वो भी पहले उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से ऊपर की तरफ जाएगा, फिर वो नीचे गिरेगा। सही है, चलिए तो हम लोग समझते हैं। ये सिंपल सी थियरी लिखी गई है। Whenever an object gets detached from an moving object, moving platform, it will get the same speed in same direction. सही है, ये सारी बातें लिख लेंगे आप, समझ गए। चलिए इसका रीजन क्या होता है, क्यों उसे वही स्पीड मिल जाती है उसी डायरेक्शन में, ये रीजन क्या होगा, उसका इनर्शिया। अच्छा, ये कब ट्रांसफर होता है, चलिए इतनी बातें समझ गए। सही है, तो केवल स्पीड का ट्रांसफर होता, एक्सीलरेशन का ट्रांसफर नहीं होता। ये समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब समझेंगे कि इस क्वेश्चन में, अब सपोज ट्रेन आपकी एक्सीलरेट कर रही यानी कि ट्रेन की स्पीड लगातार बढ़ेगी ना। आपने कॉइन टॉस किया, जो स्पीड ट्रेन की थी वही स्पीड कॉइन को मिल गई आगे की तरफ, तो ट्रेन, लेकिन ट्रेन की स्पीड क्या हो गई, बढ़ गई, क्योंकि वो एक्सीलरेट कर रहा है। लेकिन आप कॉइन की स्पीड क्या है, कॉइन की स्पीड वही रह गई। तो आप तो आगे निकल जाएंगे, लेकिन कॉइन किधर गिरेगा, पीछे। तो तीन केसेस होते हैं, तीनों को समझ लीजिए, इनसे जुड़े हुए क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं। एक तो ये पूछा जाता है स्पीड का ट्रांसफर किसकी वजह से होता है, तो रीजन क्या होगा आपका, इनर्शिया। अब आप तीन केसेस समझ लीजिए, उन्हें याद रखिएगा। पहला क्या है, कांस्टेंट स्पीड। अगर ट्रेन की कांस्टेंट स्पीड हो या यूनिफॉर्म मोशन हो, तो कॉइन कहाँ गिरेगा, आपके हाथ में गिरेगा। कॉइन विल फॉल इन हिज हैंड, या और यू कैन राइट योर हैंड। लेकिन अगर एक्सीलरेशन होगा तब कॉइन कहाँ गिरेगा, पीछे गिरेगा। और रिटार्डेशन होगा तो कॉइन कहाँ गिरेगा, आगे गिरेगा। सही है, तो रिटार्डेशन होगा तो क्या होगा, ट्रेन की स्पीड स्लो हो जाएगी, जबकि कॉइन को जो फेंका है तो वही स्पीड मिल जाएगी। तो कॉइन क्या होगा, थोड़ा आगे जाके गिरेगा, जबकि आप अभी पीछे ही रह जाएंगे। सही है, ये तीन केसेस आपको क्या करना है, याद रखना है। चलिए नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन। ग्राउंड से यानी कि जमीन से एक ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है। अच्छा, ये स्पीड, ये टाइप का क्वेश्चन बड़ा फेमस है। ये स्पीड कुछ भी ले लेंगे, जरूर नहीं कि 100 लें, 10, 20 कुछ भी ले लें, देखिएगा अभी। तो ये स्पीड लिए हैं कितनी, 100। किसी बॉल को नीचे से वर्टिकली ऊपर की तरफ फेंका गया है, कितने स्पीड से, 100 मीटर पर सेकंड से। तो ये जाते 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 कहीं न कहीं रुकेगा। तो कह रहे हैं कि फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई, फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई द बॉल इन द लास्ट सेकंड ऑफ इट्स अपवर्ड जर्नी। ऊपर की तरफ जाते हुए ना
जो आखिरी सेकंड होगा उसमें कितनी दूरी चलेगा वही आपको बतानी है। तो देखिए इसमें कई आंसर हैं, पर इस टाइप के क्वेश्चंस का ना आंसर कभी बदलता नहीं। ये स्पीड चाहे जो रख लें, 100 रख लें, 50 रख लें, 120 रख लें, आंसर हमेशा एक ही होगा। कौन सा? 4.9 मीटर। आइए देखते हैं कैसे इस क्वेश्चंस को कम समय में, जैसे आप नीचे से अगर इसे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे और परेशान भी होंगे। पहले तो आप टाइम निकालेंगे, फिर लास्ट सेकंड में चली गई दूरी निकालेंगे। इस प्रोसेस में पड़ोसी आपका क्या होगा? आगे निकल जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे। तो आइए समझते हैं, थोड़ी चला के दिखाएंगे ना। चालाक बनना है, मेहनती नहीं बनना है। आइए समझते हैं। तो अगर नीचे से हम इसकी जर्नी को एनालाइज करें तो ये जाते जाते इसकी स्पीड धीरे धीरे घटने लगेगी। अच्छा, इसकी स्पीड क्यों घट रही है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ लगती है, तो वो लगेगी तो क्या करेगी? इसकी स्पीड को घटाएगी और घटते घटते फाइनली क्या हो जाएगा? 0। तो कहीं ना कहीं जाके इसकी स्पीड 0 होगी, फिर वापस ऊपर से क्या करेगी? नीचे आएगी। तो हमें ऊपर की जर्नी का हिसाब करना है। तो ऊपर जाते वक्त मान ले कि यही है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, आखिरी सेकंड में चली गई दूरी। सेकंड की स्पेलिंग सही कर लीजिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन लास्ट सेकंड, सही है। चलिए, तो नीचे से सॉल्व नहीं करेंगे, इसी को थोड़ा सा उलट देते हैं, क्वेश्चंस को रिवर्स ऑर्डर में ट्राई करते हैं। तो एक बात है बालक, जैसी जर्नी नीचे से ऊपर की तरफ होती है ना, एकदम सिमिलर जर्नी ऊपर से नीचे की तरफ होती है, सिमेट्रिकल होती है। तो जितना नीचे से ऊपर जाते वक्त लास्ट सेकंड में चलेगा, उतना ही ऊपर से नीचे आते वक्त पहले सेकंड में ट्रैवल करेगा। समझ रहे हैं? चलिए, तो ये डिस्टेंस किसके इक्वल होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकंड। जब ये क्या करेगा? ऊपर से नीचे आ रहा होगा। तो ऊपर तो अभी स्पीड 0 हो गई, अब फिर नीचे आएगा तो प्रारंभिक वेग कितना होगा? इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। एक्सीलरेशन हमेशा हम लोग जी लेते हैं और जी की वैल्यू क्या होगी? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और 1 सेकंड है तो 1 सेकंड यानी कि टाइम की वैल्यू कितना ले लेंगे? 1 सेकंड। अब सिंपल इक्वेशन ऑफ मोशन लगाइए, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एट स्क्वायर। u 0 है तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। हाफ a की जगह g की वैल्यू रख लिए 9.8, टाइम की जगह 1 का स्क्वायर, सॉल्व करिए 4.9 मीटर। अब समझदारी क्या दिखानी है इस क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में। यहाँ पे स्पीड चाहे जो दे दें, यहाँ पे स्पीड ये कुछ भी आर्बिट्रेरी कोई भी वैल्यू फिक्स कर दें, लेकिन आंसर क्या होगा? हर केस में 4.9 मीटर ही रहेगा। तो हर ऑब्जेक्ट अपने आखिरी सेकंड में हमेशा एक फिक्स दूरी तय करता है, और वो दूरी कितनी होती है? 4.9 मीटर। क्वेश्चन का सलूशन समझ लीजिए और इसके आंसर को क्या करना है? याद करना है, ताकि एग्जाम में टिक करें और आगे बढ़ें। सही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पहले समझ लेते हैं। एक ये टावर है, टावर जैसा दिख नहीं रहा, आप समझेंगे ये एक टावर है आपका। टावर के टॉप से यानी कि टावर के छत से यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड कितनी होगी? 0। इस टावर की हाइट कितनी है? कैपिटल H। ऊपर से नीचे आने में कितना टाइम लेता है? कैपिटल T। नाउ क्वेश्चन समझ लीजिए। ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट कैपिटल H, टाइम टेकन बाय द बॉल टू रीच द ग्राउंड इज कैपिटल T। फाइंड हाइट ऑफ द बॉल फ्रॉम ग्राउंड एट टाइम T by 3। यानी कि T/3 समय पर आपको जमीन से कितनी ऊंचाई पर है बॉल, ये बताना है। सही है? क्वेश्चन समझ में आया? एक टावर है जिसकी हाइट h है, वहाँ से एक बॉल को ड्रॉप किया जाता है। ड्रॉप करेंगे तो इनिशियल स्पीड या प्रारंभिक चाल कितनी होगी? 0 होगी। सही है। अब ऊपर से नीचे आने में से टाइम कितना लेता है? कैपिटल T। तो आपको T/3 समय पे बॉल की ऊंचाई बतानी है, लेकिन कहाँ से? जमीन से, ग्राउंड से बतानी है, जमीन से बतानी है। चले, तो आइए पहले हम लोग देखेंगे कॉन्सेप्ट कौन सा लगेगा। तो बेसिकली एक बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है काइनेमेटिक्स में। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का इनिशियल स्पीड 0 हो, u इक्वल्स टू 0, और एक्सीलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। ये फॉर्मूला या ये ट्रिक तभी लगेगी जब u 0 होगा और एक्सीलरेशन कांस्टेंट। बहुत ही फेमस केस है काइनेमेटिक्स का, ढेर सारे क्वेश्चंस इस पर बनाए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो ये समझते हैं इसे और कैसे क्वेश्चंस को आसानी से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को आप कई तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वाला तरीका यूज किए ना तो बड़े जल्दी आंसर आ जाता है और बिना परेशान हुए। चलिए भाई, तो कॉन्सेप्ट क्या है कि ये दो कंडीशन होनी चाहिए। तो अगर पहले टी टाइम में ये x दूरी चलेगा तो अगले टी टाइम में कितना चलेगा? 3x। अगले टी टाइम में कितना चलेगा? 5x। और अगले टी टाइम में कितना चलेगा? 7x। नेक्स्ट टी टाइम में 9x चलेगा। तो समझिए एक बार फिर से, अगर u 0 है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट, u 0 का मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो पहले टी टाइम में कितना चलेगा? x। तो अगले टी टाइम में कितना चलेगा? 3x। अगले टी टाइम में कितना चलेगा? 5x। ये कॉन्सेप्ट होता है सिंपल सा।
अब आइए देखते हैं यहाँ पे, तो हमें t टाइम दिया हुआ है और t/3 पे पूछा हुआ है ना, तो 3 पार्ट्स में से बांट लेंगे, जितना दिया रहे उतने पार्ट्स में बांट लीजिए। एक t/3 कर लिए, फिर एक और t/3 कर लीजिए, 3 पार्ट्स में बांट लेंगे, t/3 और कर लीजिए। और टाइम की शुरुआत कहाँ होगी, यहाँ ऊपर से आ रहा है तो यहीं पे क्या होगा, t = 0। चलिए भाई सही है, तो पहले t/3 समय में जो चली गई डिस्टेंस अगर x होगी, तो अगले t/3 टाइम में कितना चलेगा, 3x, अगले t/3 टाइम में कितना चलेगा, 5x। तो टोटल डिस्टेंस को जोड़े तो इसकी हाइट के बराबर आना चाहिए। टोटल डिस्टेंस कितना है, x + 3x + 5x, सो इट विल बी x + 3x + 5x = 8, h हो जाएगा। तो 5 3 8 1 9, सो x विल बी h/9, राइट। तो हमें कब बतानी है, हमें ग्राउंड से पोजीशन बतानी है t/3 टाइम पे ना, तो यहाँ t0 है, यहाँ पे t/3 होगा, तो कहीं यहाँ पे जब बॉल पहुँचा होगा तभी बताना है। तो हमें यही हाइट बतानी है। सपोज दिस इज स्मॉल h, तो स्मॉल h किसके इक्वल होगा, 3x + 5x, 3x + 5x कितना हो जाएगा ये, 8x। x की वैल्यू रख दें तो h विल कम्स आउट टू बी 8h/9, दैट विल बी योर आंसर। सही है, इस तरह से आप जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। और तरीके करेंगे तो आप टाइम ज़्यादा ले लेंगे। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज लाइक, फर्स्ट अंडरस्टैंड द क्वेश्चन प्रॉपरली। एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है, h। एक टावर है जिसकी हाइट h है। अब इसकी छत से, यहाँ छत से एक बॉल को नीचे की ओर फेंका जाता है। सपोज एक बॉल A है, उसे नीचे की ओर फेंका जाता है कितने स्पीड से, va। और एक बॉल B है, उसी लाइन के अलॉन्ग इसे ऊपर की ओर फेंका जाता है कितने स्पीड से, vb। तो आपको क्या बताना है, दोनों कहीं न कहीं जाके टकराएंगे। तो 2 सवाल पूछे जाते हैं। एक पहला कि कितने टाइम बाद दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, टकराएंगे। दूसरा, कितनी ऊंचाई पे जाके टकराएंगे। तो अगर टाइम मिल जाएगा तो ऊंचाई तो हम आसानी से बता सकते हैं। तो चलिए पहले टाइम देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टाइम व्हेन बोथ बॉल विल स्ट्राइक विथ ईच अदर। क्वेश्चन समझ में आ गया। टावर की ऊंचाई h, एक बॉल को नीचे सेम लाइन के अलॉन्ग एक बॉल को ऊपर फेंका जाता है, दोनों की स्पीड दी गई है। अब कब टकराएंगे ये बताना है। तो आइए सिंपल कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, फिर इसकी एक लाइन की ट्रिक होगी वो समझ लेंगे। सही है, फिर कोई भी क्वेश्चन बड़े जल्दी से सॉल्व कर लेंगे। जैसे कॉन्सेप्ट क्या होगा, रिलेटिव मोशन से कॉन्सेप्ट आता है, तो इसका डेरिवेशन थोड़ा सा समझ लीजिए, ताकि आपको ये ना लगेगा ना कि ये ट्रिक हर जगह काम नहीं करेगी। हर जगह काम करेगी, तरीका हर जगह काम करेगा। अदर मेथड से जाएंगे तो आप लंबा लेंगे। एक बार तरीका सीख लेते हैं, फिर 2-2 सेकंड में इसका आंसर देंगे, 2-2 सेकंड में आंसर। देखिए, अगर हम कहें कि वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना है, -va। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या है, नीचे के डायरेक्शन को हम लोग माइनस लेंगे, ऊपर की डायरेक्शन क्या लेंगे, प्लस। तो ऊपर की तरफ है तो प्लस ले लिए। तो वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए होगा, तो इसे कैसे लिखेंगे, vbg - vag। तो घटा दे रख के वैल्यू तो ये आ जाएगी। तो ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, ये आई है आपका। अब आइए एक्सीलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड देखते हैं। तो क्या है, -g, क्योंकि एक्सीलरेशन हमेशा नीचे की तरफ होता है और कितना होता है g, इसलिए क्या लगा देंगे, माइनस। एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये भी -g। तो आइए पता करते हैं एक्सीलरेशन ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। तो abg - aag हो जाएगा, तो घटाएंगे तो ये दोनों सेम ही था, तो 0 आ जाएगा। तो एक्सीलरेशन 0 है, इसका मतलब हमें इक्वेशन ऑफ मोशन लगाने की जरूरत नहीं है। सिंपल फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, टाइम क्या आ जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड आ जाएगा। समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। सिंपल सी बात, इसको डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। तो हमारा टाइम होगा, डिस्टेंस कितनी है, ये दूरी पूरी कितनी है, कैपिटल H, और स्पीड कितनी है भाई, यहाँ पे सॉल्व किया है आपने स्पीड ना, va + vb, इसे रख दीजिए आंसर आ जाएगा। अब आइए, ये तरीका सीख गए ना, तो हमें बस ये ट्रिक याद होनी चाहिए। बाकी ये तो तरीका आपको समझाने के लिए, आपको भरोसा दिलाने के लिए सब कुछ अच्छे तरीके से आ रहा है, कुछ बीच में गड़बड़ नहीं किया जा रहा। इस तरीके में भरोसा रखना है, अच्छे तरीके से आया है। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाएगा। मान लीजिए एक बॉल को यहाँ से फेंका गया 10 की स्पीड से, 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ से एक बॉल को फेंका गया 40 मीटर पर सेकेंड, और ये हाइट ऑफ टावर कितना ले लें हम, 200 मीटर ले लें। तो कितने टाइम बाद टकराएगा भाई, टाइम निकालना है, सिंपल करिए, हाइट को डिवाइड कर देंगे किससे, दोनों की स्पीड को सिंपल जोड़ दीजिए, सिंपल जोड़ना है। तो टाइम, हाइट कितना है 200, va कितना है 10, और vb कितना है 40। आपका आंसर कितना आ जाएगा, 4 सेकंड। 4 सेकंड बाद दोनों क्या करेंगे, टकराएंगे। 2 लाइन में आपका आंसर है। वहाँ तो आप फार्मूला भी नहीं लिखेंगे, वहाँ पे तो सीधे आपको टाइम पूछेगा,
तो डिस्टेंस लिखेंगे और दोनों की स्पीड जोड़ के डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा। सही है। तो जैसे टाइम पता चलेगा फिर किसी एक को लेके क्या निकाल लेंगे, डिस्टेंस। फिर कैसे भी पूछे हम तुरंत आंसर दे देंगे विदिन 4 to 5 सेकेंड। हम तो ऐसे ही दे देंगे, 200 में से 40/50 से डिवाइड कर दीजिए, 4 सेकेंड आ जाएगा। चलिए भाई, यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलेंगे। नाउ वी विल कम टू क्वेश्चन नंबर 7। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कम्स इन बेसिकली 3 कैटेगरी एंड वेरी फेमस। यू कैन ऑल्सो डू इट एट योर होम। आप अपने घर पे भी एक क्वेश्चन करके देख सकते हैं, प्रैक्टिकली आप देख सकते हैं, फिजिकली भी। ध्यान से समझिए, एक ग्लास को पूरा पानी से भरना है और उसमें एक बर्फ़ का टुकड़ा पहले डाल दीजिए और फिर पानी से भर दीजिए, तो देखेंगे बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर तैर रहा होगा। ऊपर तैर रहा है, ग्लास पूरी तरह से भरा हुआ है, बर्फ़ का टुकड़ा ऊपर कुछ हिस्सा तैर रहा है। लेकिन जब बर्फ़ धीरे धीरे पिघलेगी आप देखेंगे पानी बाहर नहीं आएगा। सही है। आइए, क्वेश्चन यहीं तक नहीं रुकेगा। कई बार बर्फ़ के क्या कहेंगे ना, बर्फ़ के अंदर एक एयर का बबल है, हवा का बुलबुला उसके अंदर ट्रैप्ड है, तब क्या होगा। या कहेंगे बर्फ़ के अंदर, आइस क्यूब के अंदर एक स्टील की बॉल फंसी हुई है, तब क्या हाल होगा, पानी का लेवल ऊपर होगा या नीचे जाएगा। तो 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। पहले हम एक समझते हैं फिर तीनों समझेंगे। आइए पहले क्वेश्चन समझते हैं। एक ग्लास में एक आइस क्यूब तैर रहा है, कुछ हिस्सा ऊपर रहता है, क्यों? क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस कम होती है किससे, डेंसिटी ऑफ वाटर से। तो जिसकी डेंसिटी कम होगी वो तैरेगा, कुछ हिस्सा ऊपर तैर रहा है। तो सिंपल सी बात पूछ रहे हैं कि अगर ये बर्फ़ पिघलेगा तो वाटर का लेवल, पानी का जो लेवल है वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या वही मेंटेन रहेगा, या नन ऑफ दीज है। 3 है। आइए इस क्वेश्चन देखते हैं। एन आइस क्यूब इज फ्लोटिंग इन ए ग्लास ऑफ वाटर, व्हेन आइस मेल्ट्स व्हाट विल बी द लेवल ऑफ वाटर इन ग्लास। तो 4 ऑप्शन है, आपको चूज करना है। सही ऑप्शन क्या होगा ये आप घर पे भी कर सकते हैं, नो चेंज। आइए इसी को मैथमेटिकली, जैसे आप कहते हैं ना, एकदम फार्मूला से समझना है, वो समझ लेते हैं और फिर हम लोग और भी चीज़ें एनालाइज करेंगे। तो एक सिंपल सा फार्मूला होता है। सपोज कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका कुछ हिस्सा डूबा हुआ है, जो डूबा हुआ हिस्सा है उसे हमने क्या लिख लिया है, भी इनसाइड। वॉल्यूम का वो हिस्सा जो अंदर है, इनसाइड है, तो भी इनसाइड कर लिए। टोटल वॉल्यूम इसका कितना है, भी। ये डूबा हुआ है यहाँ पे, सही है, पानी में या किसी में भी। तो रिलेटिव डेंसिटी कहते हैं, सापेक्षिक घनत्व है ब्लॉक का कितना है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, भी इनसाइड अपॉन भी। ये सिंपल एक फार्मूला होता है जो हर कोई याद करता है, आप भी याद रखेंगे। अब देखिए इस फार्मूले में अगर यहाँ पे आइस होगा तो यहाँ पे आइस लिखेंगे ऊपर, नीचे वाटर, भी इनसाइड अपॉन भी। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो डेंसिटी ऑफ आइस में किससे गुणा करेंगे, टोटल वॉल्यूम भी से, ये जाएगा, और यहाँ पे वाटर में इनसाइड। अब डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कहीं भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, मास। देखिए ये फार्मूला काफ़ी कुछ बताएगा। यानी कि जब आइस फेज में होगा तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, पूरा का पूरा भी वॉल्यूम। यानी कि जब आइस होगा तो पूरा वॉल्यूम होगा, लेकिन जब वो वाटर वाले फेज में जाएगा तो उसे केवल अंदर का जो वॉल्यूम है उतना ही चाहिए। तो वाटर जब बनेगा तो सारा ये बर्फ पिघल के इतने ही वॉल्यूम में क्या होगा, समाहित हो जाएगा, इतने ही वॉल्यूम में फिल कर जाएगा। पानी का वॉल्यूम कम होता है, आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होता है। तो जब ये बर्फ पिघलेगी ना तो पानी का आयतन घटेगा, वॉल्यूम घटेगा, तो इतने में ही सेट हो जाएगा। तो पानी का लेवल जरा भी क्या होगा, बढ़ने नहीं पाएगा। सही है, क्योंकि मास फिक्स है। चलिए अब हम लोग तीनों केसेस देखेंगे कि अगर केवल आइस का क्यूब है तो हमने देखा नो चेंज इन लेवल ऑफ वाटर, वाटर के लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा। अब आइस क्यूब हो और इसके अंदर क्या आ जाए, एयर का बबल आ जाए, हवा का बुलबुला आ जाए, तो हवा के बुलबुले का मास होता है क्या, नेग्लिजिबल होता है। तो जब यहाँ मास में कोई चेंज नहीं हुआ तो यहाँ पे कोई चेंज होगा, यहाँ पे कोई चेंज होगा नहीं, तो यहाँ भी वाटर के लेवल पे कोई चेंज नहीं होगा। सही है। ये सारी चीज़ों का सोल्यूशन ना आपको एज इट इज रिटन एसएल अरोरा में, प्रदीप में, सब जगह मिल जाएगा, वहाँ से आप देख भी सकते हैं। आइए, और ये जो हमने कहा है ये रेजोनेंस की बुकलेट में बड़े अच्छे से सॉल्व किया हुआ है। चलिए भाई, अब यहाँ पे देखें तो आप आइस क्यूब है और ये क्या है, स्टील बॉल। आइस के अंदर फंस गया है क्या, स्टील की बॉल। तो स्टील की बॉल का वेट ज़्यादा होता है, भार ज़्यादा होता है। तो जब स्टील की बॉल बर्फ के अंदर होगी तो बर्फ का सहारा लेके, आइस का सहारा लेके वो कितना पानी हटाएगी, अपने भार के बराबर।
जब स्टील की बॉल बर्फ के अंदर होगी तो कितना पानी हटाएगी? अपने भार के बराबर। लेकिन जब बर्फ पिघल जाएगा तो वही स्टील की बॉल कितना पानी हटाएगी? अपने आयतन के बराबर। और स्टील का बॉल का आयतन क्या होता है? कम होता है, तो कम पानी हटाएगी। पहले पानी ज़्यादा हटा रहा था बर्फ का सहारा लेके, तो पहले पानी ज़्यादा हटाएगा। अगर ये पानी ज़्यादा हटाएगा तो पानी का लेवल ऊपर रहेगा, और बाद में पानी कम हटाएगा तो लेवल क्या होगा? नीचे आ जाएगा। तो आइस क्यूब में अगर स्टील बॉल रहे और वो मेल्ट कर जाए, पिघल जाए, तो पानी का लेवल क्या होगा? नीचे आ जाएगा। याद रहेगा? ये तीनों केस क्या करेंगे आप? याद रखेंगे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 स्प्रिंग पे है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, कई कॉन्सेप्ट को एक साथ जोड़ के चलेंगे। सिंपल क्वेश्चन होगा लेकिन उसमें भी आपको फंसाया जा सकता है। बड़े अच्छे लोग क्या कर सकते हैं? गलती कर सकते हैं। आइए सीखते हैं। कई चीज़ें आप एक साथ सीखेंगे एक ही क्वेश्चन में। एक सिंपल सी स्प्रिंग है जिससे एक ब्लॉक अटैच है और उस ब्लॉक का मास कितना है? m है। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट है। ये क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्प्रिंग नियतांक है। स्प्रिंग कांस्टेंट है। स्मॉल l है नेचुरल लेंथ ऑफ स्प्रिंग, यानी कि जब स्प्रिंग में ना कोई खिंचाव है और ना कोई दबाव है, उस समय जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं? नेचुरल लेंथ। तो आपको बताना है सिंपली किया क्या गया कि इस ब्लॉक को ऐसे पकड़ के यहाँ से नचा दिया गया, और एंगुलर वेलोसिटी कितनी है? ओमेगा। जैसे स्प्रिंग हाथ में लीजिए, उससे एक ब्लॉक बधा, उसे नचाइए, तो क्या होगी? स्प्रिंग की लेंथ बढ़ेगी ना? बढ़ेगी। ऐसे पकड़ के नचाएंगे तो स्प्रिंग थोड़ा सा खींचेगी बाहर की तरफ। तो आपको वही बताना है कितना खींचेगी, कितने एंगुलर वेलोसिटी से, कोणीय वेग से घुमा रहे हैं? ओमेगा से। क्वेश्चन समझ गए हम? चलिए भाई, अब हम लोग कॉन्सेप्ट पे देखते हैं। अगर हम लोग सर्कुलर मोशन जब पढ़ते हैं तो वहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स आता है जिसे हिंदी में कहते हैं अभिकेंद्री बल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करता है, सपोज इसकी वेलोसिटी v ले ले या एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ले लें और रेडियस r ले लें, तो मास कितना है? स्मॉल m। तो सेंटर की तरफ हमेशा एक फोर्स लगता है ना, उस फोर्स को क्या कहते हैं आप? सेंट्रीपिटल फोर्स, या दूसरा नाम क्या होता है? अभिकेंद्री बल। इसकी वैल्यू क्या होती है? mv²/r कहिए या mr ओमेगा स्क्वायर कहिए। सही है, वैल्यू के बारे में हो गया, सारी बातें हो गई। अब ध्यान से सुनिए, कॉन्सेप्ट समझिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता। सेंट्रीपिटल फोर्स इज नॉट ए न्यू काइंड ऑफ फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहा होता है, जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लग रहे होते हैं ना, उन्हीं के रिजल्टेंट को हम लोग क्या कह देते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। जो भी फोर्स सेंटर की तरफ लगेगा उसी को क्या कह देंगे? सेंट्रीपिटल फोर्स इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता, जो भी सेंटर की तरफ लगेगा उसी को नाम दे देंगे सेंट्रीपिटल फोर्स का। आइए इसके सिंपल यूज देखते हैं। तो अब हमारी ये स्प्रिंग थी, स्प्रिंग को एंगुलर वेलोसिटी कितनी दी गई है? ओमेगा। मान लिए कि स्प्रिंग आगे की तरफ खींच गई कितना? x। तो स्प्रिंग खींचेगी आगे की तरफ, तो फोर्स किधर लगाएगी? पीछे की तरफ। फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? k × x लिखते हैं, लिख दिए। अच्छा, अब रेडियस कितनी हो जाएगी? सर्कुलर मोशन का रेडियस कितना होगा भाई? पहले तो L था ना, लेकिन x खिंच भी तो गई ना, तो L + x लिखेंगे। यहीं पे गलती लोग करते हैं, केवल L लिख के काम चला लेते हैं। लेकिन अब रेडियस में ये भी तो जुड़ेगा ना, x भी जुड़ेगा, तो L + x करेंगे। तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी? kx होगी। ये किसके बराबर? यही क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर करना है, तो kx की वैल्यू किसके इक्वल करना है? mr ओमेगा स्क्वायर की। r की वैल्यू पुट कर दें L + x ओमेगा स्क्वायर। चलिए भाई, अब इसे सेपरेट कर लेते हैं। x वाले टर्म एक तरफ कर लें, kx - mx ओमेगा स्क्वायर ml ओमेगा स्क्वायर। x की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करके आ जाएगी ml ओमेगा स्क्वायर अपॉन k - m ओमेगा स्क्वायर। क्वेश्चन 2 मिनट के अंदर आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन गलती न करें। तो गलती कहाँ होगी? रेडियस को आप क्या लेना भूल जाएंगे? L + x। आप जल्दी में क्या करेंगे? केवल L लेके सॉल्व कर देंगे, आंसर गलत हो जाएगा। सही है? तो इस तरीके से सॉल्व करना है, छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। चलिए, अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज फेवरेट ऑफ ऑल टाइप ऑफ बुक्स एंड ऑल टाइप ऑफ एग्जाम्स। हर किताब में मिल जाएगा आपको, हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझेंगे। समझिए भाई, इधर ये एक 10 kg का ब्लॉक है, यहाँ पे एक स्प्रिंग लगी हुई जो ग्राउंड से अटैच है। इस ब्लॉक को यहाँ से ऐसे छोड़ा जाता है, रेस्ट से छोड़ा जाएगा तो ये आके नीचे गिरेगा तो स्प्रिंग को दबाएगा। आपको बताना है कितना मैक्सिमम कंप्रेशन होगा इस स्प्रिंग पे। ये हाइट कितनी है? 7.5 मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है 100 Nm/m। सही भाई?
तो सारी इंफॉर्मेशन मिल गई आपको। अब क्वेश्चन समझ लीजिए। ए ब्लॉक इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 7.5 मीटर। 7.5 मीटर की हाइट से क्या किया जाता है, इसे छोड़ा जाता है, गिराया जाता है। तो फाइंड मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग, आपको मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग में बताना है। अब आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो कॉन्सेप्ट देखें उससे पहले एक कॉमन सेंस की बात समझिए कि जब ये ब्लॉक ऊपर से नीचे गिरेगा तो स्प्रिंग दबना शुरू होगी, और जैसे जैसे स्प्रिंग नीचे की तरफ दबेगी फोर्स किधर लगाएगी, ब्लॉक पे ऊपर की तरफ। तो ब्लॉक की स्पीड घटाएगा, ब्लॉक की स्पीड घटती जाएगी, लेकिन स्प्रिंग दबता जाएगा और उसका फोर्स बढ़ता जाएगा। धीरे धीरे क्या होगा, ब्लॉक रेस्ट पे आ जाएगा, और जैसे ही ब्लॉक रेस्ट पे आएगा वो क्या होगा, मैक्सिमम कंप्रेशन स्प्रिंग का, अब उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम कंप्रेशन जब ब्लॉक का होगा उस समय वो किस, मैक्सिमम कंप्रेशन जब स्प्रिंग का होगा उस समय ब्लॉक आपका क्या होगा, रेस्ट पे होगा। तो यही एक नोट करके बात लिख लीजिए, कॉन्सेप्ट में ही लिख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे कहीं पे नोट करके लिख लेंगे या समझे रहेंगे कि एट द टाइम ऑफ मैक्सिमम कंप्रेशन इन स्प्रिंग ब्लॉक विल बी एट रेस्ट। जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा उस समय ब्लॉक किस में आ जाएगा, रेस्ट में। उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 0। अब आइए कॉन्सेप्ट सीखते हैं, इसमें क्वेश्चन को सॉल्व करने में कॉन्सेप्ट क्या लगेगा। तो बेसिकली देखिए, अगर ब्लॉक और स्प्रिंग को सिस्टम माने तो बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो हम एनर्जी कंजर्वेशन का प्रिंसिपल लगा सकते हैं। तो जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक नीचे की तरफ आएगा तो इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी घटेगी, तो जितना इसकी पोटेंशियल एनर्जी घटेगी उतना ही किस में गेन हो जाएगा, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी में। तो सिंपल, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक विल बी इक्वल टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। सिंपल सी बात। आइए सीखते हैं। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ब्लॉक क्या होगा भाई, mgh लिखते हैं। तो mg, अब बताइए कितना नीचे आ रहा है, कितना नीचे आएगा, h आएगा या h प्लस x आएगा। स्प्रिंग कितना नीचे गई, मान लिए कि x मैक्सिमम कंप्रेशन, यहाँ पे जब पहुंचा ब्लॉक तो ब्लॉक की स्पीड क्या हो गई, 0। तो स्प्रिंग नीचे कितना रहा, h या h प्लस x भी जोड़ना पड़ेगा, यही गलती लोग करते हैं। x जोड़ना पड़ेगा ना, तो h प्लस x करना पड़ेगा इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। सारे डाटा को रखें तो m की वैल्यू 10, g 10, h 7.5 प्लस x इक्वल्स टू हाफ, k की जगह 100 एंड x स्क्वायर। सॉल्व कर दें, ये 100 से कैंसिल हो जाएगा, तो सॉल्व करके ये इक्वेशन आएगा क्वाड्रेटिक। इसे सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 मीटर। तो छोटी सी गलती आप कहाँ कर सकते हैं, यहाँ तक स्टेप लगभग अगर थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा आदमी है ना तो सबको होता है। थोड़ी गलती कहाँ करेंगे, हर कोई केवल h काउंट करेगा, x को ध्यान नहीं देंगे, और वहीं पे क्या हो जाएगी, गलती हो जाएगी। सही है, यहाँ पे तो हाफ के एक्स स्क्वायर लिखेंगे लेकिन यहाँ h प्लस x नहीं करेंगे। तो ये छोटी सी गलती भारी पड़ सकती है आपकी। तो छोटी छोटी बातों का क्या रखना है, ख्याल रखना है। तो आगे चले। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में बेसिकली बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। पेंडुलम आप लोग के एग्जाम का ना फेवरेट क्वेश्चन होता है। ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्रेविटेशन में भी होता है, एसएचएम में भी होता है, थर्मल एक्सपेंशन जब पढ़ा जाएगा वहाँ भी होता है, जब आप फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहाँ भी क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, और थ्योरेटिकल बनाए जाते हैं, न्यूमेरिकल भी बहुत ढेर सारे बनाए जाते हैं। तो आइए उसी टाइप का एक क्वेश्चन है जो सेंटर ऑफ मास और एसएचएम को मिला के बनाया गया है। समझते हैं इसे, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लिटिल डिफिकल्ट है। क्वेश्चन ये है कि एक रबर की बॉल है, एक रबर बॉल है, सही है। अब विथ वाटर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। एक रबर की बॉल है, उसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। इसे यूज करते हैं कैसे, बॉब होता है सिंपल पेंडुलम का ना, एज ए बॉब ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो क्वेश्चन पढ़ लें, ए रबर बॉल फिल्ड विथ वाटर इज हैविंग ए स्मॉल होल, दिस इज यूज्ड एज बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम, देन द पीरियड ऑफ सच ए पेंडुलम। बेसिकली इस पेंडुलम में ना जो बॉब है यहीं पे एक छोटा सा होल कर देंगे, छोटा सा होल कर देंगे तो पानी नीचे गिरने लगेगा ना, गिरेगा। अब देखिए इस पानी जो नीचे गिरेगा तो ये धीरे धीरे खाली होगा ना, धीरे धीरे खाली होगा, खाली होते होते फाइनली क्या होगा, पूरा खाली हो जाएगा। यहाँ पे कहीं यहाँ रहेगा, आधे से ज़्यादा खाली हो गया है। चलिए भाई ऐसे केसेस होंगे, पहले थोड़ा सा खाली होगा, फिर आधे से ज़्यादा खाली हो जाएगा, फिर पूरी तरह से खाली होगा। तो इसका असर क्या पड़ेगा टाइम पीरियड पे, क्वेश्चन समझ गए। एक सिंपल बॉब है, सिंपल पेंडुलम का, सरल लोलक है, लेकिन जो पानी भरा हुआ है वो तो सही है,
यहाँ पे एक छोटा सा होल कर दिया जाता है, तो पानी निकलने लगेगा। तो इस पानी के निकलने का टाइम पीरियड यानी आवर्तकाल पे क्या असर पड़ेगा ये बताना है। पहला ऑप्शन है घटेगा, डिक्रीज होगा। दूसरा पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा, फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन इंक्रीजेज। सी वाला फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज, पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। डी है इंक्रीजेज। तो सही आंसर क्या होगा हमारा? सही आंसर सी है भाई। आइए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन, समझिए। अच्छा देखिए, जब कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट होता है या ऑब्जेक्ट की साइज छोटी होती है तब तो उसकी पोजीशन से काम चला लेते हैं, लेकिन अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होता है, बड़े साइज का होता है, तो हम लोग वहाँ पे उसकी पोजीशन कैसे डिटरमिन करते हैं? उसके सेंटर ऑफ मास से, द्रव्यमान केंद्र से काम चलाते हैं। तो ये तो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट की कैटेगरी में आएगा ना, बड़े साइज का है तो इसके सेंटर ऑफ मास से काम चलाएंगे। लेकिन सेंटर ऑफ मास किसी बॉडी का हमेशा फिक्स नहीं होता ना, डिपेंडिंग अपॉन उसके अंदर का मटेरियल किधर मूव कर रहा है वो मूव कर सकता है। जैसे आइए देखते हैं, जब पहले ये कंप्लीटली भरा हुआ था तो सेंटर ऑफ मास इसके सेंटर पे होगा बीचों बीच। ये सारे जो डॉट अभी दिखाए गए हैं ये सब क्या है? सेंटर है। किसके? ये जो आपका बॉब है, बॉब का केंद्र है, सर्कल समझ लीजिए उसका सेंटर है। तो अभी तो सेंटर ऑफ मास यहाँ है, तो कह दे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन C1 कहें, C1 यहाँ पे है, सेंटर पर ही है। लेकिन जैसे जैसे ये पानी निकलेगा, पानी नीचे आएगा, सपोज अभी यहाँ तक आ गया है पानी का लेवल, तो जब नीचे जाएगा तो सेंटर ऑफ मास नीचे की तरफ खिसकना शुरू करेगा। तो मान लीजिए कुछ देर बाद सेंटर ऑफ मास थोड़ा नीचे आ गया, कुछ नीचे आ गया, सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे अब सेंटर ऑफ मास है C2 कह लें, C2 कह लें। तो सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है ना, नीचे जा रहा तो लंबाई बढ़ेगी। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2π√L/g ना। तो जब लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। और यहाँ पे देखिए सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है ना, और लंबाई कहाँ से लेना है? सेंटर ऑफ मास से। तो लंबाई बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। लेकिन फाइनली देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अब पूरा खाली हो गया। पूरा जब खाली हो जाएगा तो फिर से सिमेट्री की वजह से सिमेट्री की वजह से हम क्या कहेंगे? फिर से सेंटर ऑफ मास बीचों बीच आ जाएगा। तो अगर सेंटर ऑफ मास पहले नीचे गया था फिर वापस आ गया वहीं पे, इसका मतलब है पहले नीचे जाएगा और फिर सेंटर ऑफ मास किधर जाने की कोशिश करेगा? ऊपर। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ नीचे से कहीं यहाँ पहुँचा है, तो यहाँ पे कहीं C3 होगा। तो पहले देखिए इसकी लंबाई बढ़ रही है और फिर क्या होगा? धीरे धीरे घटना शुरू होगा। तो घटते 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 फाइनली कहाँ पहुँच जाएगा? फिर से सेंटर पहुँच जाएगा। तो लंबाई इसकी लेंथ देखिए फर्स्ट इंक्रीज कर रही है, पहले इंक्रीज कर रही है और फिर इसके बाद क्या कर रही है? डिक्रीज एंड देन डिक्रीजेज। तो जो हाल लंबाई का होगा, लेंथ का होगा, वही टाइम पीरियड का होगा। तो टाइम पीरियड भी क्या होगा? फर्स्ट इंक्रीजेज एंड देन डिक्रीजेज। आप इसे सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से जोड़ के तब समझेंगे। ये था आपका आज का प्रोग्राम। थैंक यू। 13 सालों के अनुभव से तैयार किए गए रक्षा क्षेत्र में सफलता दिलाने वाले टाइम टेस्टेड टेक्निक्स और कंप्लीट एजुकेशन सिस्टम को अब मेजर कलशी क्लासेस लॉन्च कर रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा कंप्लीट सिलेबस के वीडियोस, चैप्टर वाइज कंप्लीट ई नोट्स, टॉपिक वाइज क्वेश्चन बैंक, यूनिट वाइज ऑनलाइन टेस्ट्स, लाइव क्लासेस सेशंस, अप टू डेट नोटिफिकेशंस, मेजर कलशी ऑनलाइन कोर्स। अगर आप भी रक्षा क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो तुरंत रजिस्टर करें। विजिट करें www.majorkalshiclasses.com या कॉल करें 9696220022 या 9696330033।